नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हेडलाइंस के बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। तो जन्माष्टमी पर कांग्रेस से पोस्टर वार शुरू हुई। सियासी महाभारत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अब गीता उपदेश के सारे 2023 के सियासी समर में उतरने की तैयारी में है, तो बीजेपी देवताओं के अपमान का आरोप लगा रही है। ग्वालियर चंबल में बाढ़ के बाद रेत माफिया के चेहरे चमक उठे हैं। रात के अंधेरे में रेत निकालने का अवैध कारोबार जारी है। नेता बयानबाजी कर रहे हैं, प्रशासन मौन है। इधर सतना पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के 3 सदस्यों के साथ 2 करोड़ 30 लाख रुपए की कीमत के 11 क्विंटल 70 किलो का गांजा बरामद किया गया है। भोपाल में भी पहले डोज में से 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। 15 सितंबर तक लक्ष्य पूर्ति के लिए स्वास्थ्य और नगर निगम के कर्मचारी घर घर दस्तक दे रहे हैं। अब जरा बुलेटिन की शुरुआत एक गर्मा गर्म खबर के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का निर्णय लिया है। अभी तक यह रिजर्वेशन 14% था। महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। बुधवार को ही हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में आरक्षण की तय सीमा 14% के बजाय 27% करने पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया था, और इस मामले में राज्य सरकार को अंतरिम राहत दिए जाने की भी जिसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ उन मामलों में जो हाईकोर्ट में फिलहाल लंबित हैं, उसके अलावा अन्य सभी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की तय सीमा 14% के बजाय 27% होगी। तो जरा कानूनी और राजनीतिक दोनों पेच समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता, एक तरफ भोपाल से हमारे साथ सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ विजेंद्र पांडे जबलपुर से जुड़ गए हैं। जरा इसके राजनीतिक पक्ष को समझते हुए कानूनी पक्ष को समझेंगे। सुधीर, जो फैसला अभी फिलहाल आया है, उस फैसले को लेकर पिछले 1 घंटे में क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो विजय, कांग्रेस ने यह जताने की कोशिश की है कि जो बढ़ा हुआ आरक्षण है वो पिछली कमलनाथ सरकार की देन है। पूर्व कमलनाथ सरकार में यह पूरा फैसला हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया जाएगा, और सरकार का जो आदेश निकल कर आया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% जो आरक्षण है वो 8 मार्च 2019 से लागू हुई। यानी कि उस समय कमलनाथ की सरकार हुआ करती थी, और सरकार के ऊपर बार बार जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो बयानबाजी करते थे उसका दबाव जताकर कम से कम इस आरक्षण को लागू कर गया है। तो कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, और ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने हमेशा उनको आगे रखा है अपनी बात को बढ़ाने के लिए। लिहाजा इस पूरे मामले पर सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, इस बात की जानकारी दी गई है, और साथ ही साथ यह भी जताने की कोशिश की गई है कि पिछली सरकार ने जल्दबाजी में बढ़े हुए आरक्षण को लागू किया था। सरकार की मंशा आरक्षण को लागू करने की नहीं थी, इसलिए कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को कांग्रेस की सरकार ने सही तरीके से नहीं लड़ा था। शिवराज सरकार, वर्तमान की बीजेपी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण में बड़ा फैसला लिया है, और जो कमिटमेंट शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनने के बाद में ओबीसी वर्ग के साथ में किया था, आज इस आदेश के साथ में उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश की गई है। एक बड़ा सियासी मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर। जो मध्य प्रदेश की आबादी है लगभग 50% से ज्यादा इसी वर्ग से आती है, और कांग्रेस और बीजेपी को यह अच्छे से मालूम है कि यह मुद्दा इस वर्ग के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, और आने वाले चुनाव में इस मुद्दे के सारे कम से कम चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा की जा रही है। लिहाजा इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई थी। कांग्रेस की ओर से सबसे पहले यह मांग की गई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% जो बढ़ा हुआ आरक्षण था उसको प्रदेश सरकार लागू करे। सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के जो लंबित मामले थे उनकी दलील दी गई थी, पर लेकिन जो अभिमत सामने निकल कर आया महाधिवक्ता का, उसके बाद में उस अभिमत को आधार बनाकर सरकार ने अब निर्देश जारी किए हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर जो भी भर्ती परीक्षाएं होनी है उनमें 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग के लिए लागू किया जाए। देखना होगा कि तकनीकी स्तर पर, विधि विशेषज्ञों के स्तर पर जब भर्ती परीक्षा होगी
तो क्या इस पूरे आदेश का रिजल्ट निष्कर्ष जो है निकल कर आता है, पर लेकिन सियासी लाभ जो है वो लेने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा इस आदेश के बाद में की जा रही है। विजय, जरा कानूनी पेच को समझते हैं। विजेंद्र, अक्सर कानूनी पेच जब भी आता है तो बीजेपी की एक लंबी प्रक्रिया मैंने देखी है, आप भी इससे बड़ी बातें परिचित होंगे कि किस टाइमिंग पर कौन सा शॉट खेला जाए और किस तरह तालियां बटोरी जाए, इसमें बीजेपी माहिर है। विजय, तालियां बटोरने की कोशिश तो बेशक की ही जा रही है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण बिंदु से आपको अवगत करा देता हूं। ये बिल्कुल साफ है कि समग्र तौर पर 27% ओबीसी आरक्षण पर कभी जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई थी। हाईकोर्ट की रोक सिर्फ 3 मसलों पर 27% आरक्षण पे थी, जो 3 याचिकाएं थी। पहला नीट पीजी काउंसलिंग पर, दूसरा मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती पर, और तीसरा शिक्षक भर्ती पर। लेकिन गफलत या हम कहें कि कन्फ्यूजन का माहौल तब पैदा हुआ जब अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव की ओर से एक अभिमत दिया गया एनएचएम को, नेशनल हेल्थ मिशन को, और उसमें मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती को में 13% जो आरक्षण है उसको होल्ड रखने की बात की गई, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि समग्र तौर पर 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक है। इसके बाद सियासत का लंबा दौर मध्य प्रदेश ने देखा और 25 अगस्त को, यानी बीती 25 अगस्त को जाकर महाधिवक्ता की ओर से अभिमत दिया गया कि 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक नहीं है। जिन मामलों पर रोक नहीं है उसके अलावा 27% आरक्षण दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दरमियान आखिर अभिमत सरकार की ओर से महाधिवक्ता से पहले क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है विजय, जब ओबीसी आरक्षण, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया गया। तो एक बड़ा इसमें पूरा माहौल जो है वो सामने, मैं बिल्कुल पूछने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने विजेंद्र। जरा सुधीर से पूछते हैं। सुधीर, जब ये बात कोर्ट के अंदर थी कि 27% आरक्षण को लेकर तो मामला ही नहीं था, जो भर्तियां थी उनको लेकर कोर्ट काम कर रहा था, यानी कि ये बात जो कानूनी सलाहकार हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को भी बताई होगी, गृह मंत्री को भी बताई होगी, कानून मंत्री को भी बताई होगी, और साथ ही साथ जो जाति के मामलों के मंत्री हैं उनको भी साफ बातचीत पता होगी, यानी कि मालूम सबको था। तो फिर गफलत कहां थी? ये आदेश पहले क्यों नहीं आया जब कमल पटेल बयान दे रहे थे? देखिए, ये एक बड़ा मौजूद सवाल हो सकता है और निश्चित तौर पर कम से कम इस पूरे सवाल को कांग्रेस जोर शोर से उठाना चाहेगी कि पिछले 1.25 साल के दौरान सरकार के द्वारा ये प्रयास क्यों नहीं किए गए कि 27% आरक्षण को लागू किया जाता। पर लेकिन सरकार की जो बात थी, जो कोर्ट के अंदर मामले चल रहे थे, उन मामलों के आधार पर सरकार ये कदम नहीं उठाना चाहती थी जल्दबाजी में कि किसी तरीके की गफलत जो है इस तरीके की परीक्षाओं में फिर से हो, जैसा कि मामले कोर्ट के अंदर लंबित थे, चाहे वो नीट की परीक्षाओं, मेडिकल से जुड़ी हुई परीक्षाओं, जहां पर इस पूरे परीक्षाओं पर 27% बढ़े हुए आरक्षण को जो रोक लगाई गई थी, सरकार को ये लगता था कि अगर किसी परीक्षा के संबंध में इस तरीके के आदेश अगर जारी किए जाएंगे तो हो सकता है कि उन पर भी याचिकाएं दाखिल की जाए और उन पर भी रोक लगाई जाए। लिहाजा विधि विशेषज्ञों की इसमें पूरी राय ली गई, संविधान के जो जानकार थे उनसे भी पूरी जानकारी ली गई, प्रदेश सरकार के जो महाधिवक्ता हैं उनसे अभिमत मांगा गया, और उस अभिमत के आधार पर जब ये सब मामला सामने आता, मैं विजेंद्र से भी पूछूंगा। विजेंद्र, एक लास्ट सवाल, तब हंसी आती है जब दोनों पक्ष कहते हैं कि हम इस मामले को लेकर बड़े से बड़ा वकील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? न सूत न कपास, दे लट्ठम लट्ठा। बेशक विजय, जो आपने बात कही है इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर क्या वजह है कि तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया और 27% आरक्षण का लाभ समग्र तौर पर ओबीसी वर्ग को नहीं मिला। जाहिर सी बात है सरकार ने महाधिवक्ता से अभिमत लेने में देर की और इस फैसले को जो अब जारी किया गया है उसको लागू करने में भी देर की, जो डे फर्स्ट से ही लागू किया जा सकता था। सिर्फ 3 मामलों को छोड़कर अब हाईकोर्ट में चूंकि मामला पेंडिंग है, हाईकोर्ट ये साफ कर चुकी है, बड़े से बड़े वकीलों को इंगेज करने की बात सरकार ने की थी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने भी दलील दी, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कर दिया कि अब वो किसी तरह का कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा, अब सीधे फाइनल जजमेंट होगा, फाइनल एक फैसला सुनाया जाएगा। 20 तारीख को देखना लाजमी होगा। वाकई विजेंद्र, समय कम है, हम उस फैसले का इंतजार करेंगे। आप भी नजर बनाए रखिएगा, देखेंगे कि आखिर क्या फैसला आता है, और सुधीर राजनीतिक पहलुओं पर भी नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर 5 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। गोविंद सिंह का कहना है कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ के मुद्दे पर सत्र बुलाना चाहिए। इसके साथ ही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जीडीपी वाले बयान पर गोविंद सिंह ने कहा कि नरोत्तम को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का फोबिया हो गया है। वो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो सीएम की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वहीं कांग्रेस की सत्र बुलाने की मांग को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा
कि कांग्रेस अजीब हालत में है। जब सत्र बुलाते हैं तो कांग्रेसी विधायक हल्ला मचाते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। नरोत्तम मिश्रा को तो फोबिया होगा बहुत ज्यादा बोलने का। आज का सत्ता के मद में मैदान है वे, जो चाहते वो बोलते हैं। इस दौड़ में लगे कि मुख्यमंत्री हम बने, हम ज्यादा बोलेंगे तो हाई कमान की नजरों में आकर हमें मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा। सत्र बुलाते हैं तो भाग लेते नहीं है, जब सत्र बुलाते हैं तो हल्ला मचाते हैं। जहां चर्चा करना चाहिए वहां हल्ला मचाते हैं, और सड़क पे जहां हल्ला करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। अजीब स्थिति में है कांग्रेस। और देश में लगातार बढ़ रहे गैस सिलेंडर के दामों में जहां जनता परेशान है तो वहीं सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस ने सिलेंडर के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथों में गैस सिलेंडर लेकर रोशनपुरा चौराहे पर जमा हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही सिलेंडर के दाम कम नहीं किए गए तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जीडीपी को गैस डीजल पेट्रोल कहकर केंद्र सरकार को घेरा है। तो वहीं कमलनाथ ने भी महंगाई को लेकर ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महामारी के दौर में सरकार ने घर बैठे 80% आबादी को अनाज दिया। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया है। अब की बार महंगाई से जनता को मारने वाली सरकार बन चुकी है। बात करने तो डीजल पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार हो चुकी है। 1000 रुपये रसोई गैस की कीमत छूने को बेताब है। तो जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के राज के अंदर तो इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वो क्या जाने है जीडीपी का अर्थ। परसों सेंसेक्स का आंकड़ा पहली बार 57,500 था। इतने ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 20.1 थी। ये कोरोना काल के बाद की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। कांग्रेस राष्ट्र का कोई भी विकास होता है राष्ट्र में तो हमेशा कांग्रेस को उससे तकलीफ होती है। अगर जीडीपी देश की बढ़ी है तो जीडीपी बढ़ने से देश में विकास के काम हो सकेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में खनन माफियाओं के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुरैना में एसएफ जवान विनोद गुर्जर पर रेत माफियाओं ने हमला कर घायल कर दिया है। जवानों को तत्काल गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विनोद गुर्जर एसडीओ श्रद्धा पार्टे की टीम में थे, लगातार रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए वहां माफियाओं के टारगेट पर थे। खास बात यह है कि यह घटना उस समय हुई जब ग्वालियर चंबल संभाग में 2 दिवसीय दौरे पर डीजीपी आए हुए हैं। उन्होंने आज ही ग्वालियर और चंबल रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें खनन माफियाओं को रोकने के लिए कार्रवाई के लिए सख्त आदेश दिए। तो हमले की घटना पर चिंता भी जताई। वहीं हमले की घटना को कांग्रेस ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही सरकार को सख्त कदम उठाने की सलाह दी है। ये मैंने कहा ना आपको कि ये पहली ही घटना नहीं है, पहले भी हुई हैं और हर तरह इस तरह की घटना की समीक्षा भी होती है और इसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी की जाती है, इसमें भी की है। और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली घटना तो है नहीं। आईएएस अधिकारी को मार चुके हैं, आईपीएस अधिकारी को मार चुके हैं और पूरे भी पुलिस के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। इससे समझ में आता है कि प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने पर भारत एक बार फिर से अपने लोगों को वहां से निकालेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी है। वहीं एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बन सकती है, इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमेटी गठित की है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बनी इस 9 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। इस कमेटी में सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, मनीष चतरथ, बीके हरिप्रसाद, रिपुण बोरा, उदित राज, रागिनी नायक और जुबेर खान भी शामिल है। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के योगदान को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। साल 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। इस पर्व में 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षक, माता पिता और छात्र शामिल होंगे। केरल में आज फिर कोरोना के 32,000 से अधिक मामलों में पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 32,097 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 188 मरीजों की मौत हो गई है।
केंद्र और राज्य सरकार लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने और धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को सरकारी मदद मुहैया कराए जाने पर मचे घमासान के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सख्त सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान के साथ ही यहां होने वाले भेदभाव समेत 6 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब तलब किया है। और सागर में एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे ने छात्रा को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मोतीनगर थाना क्षेत्र में हुई वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बगारा इलाके में रहने वाली कॉलेज छात्रा 21 साल की पूनम केशरवानी से पड़ोस का रोहित राजपूत एक तरफा प्यार करता था। वो पूनम के परिवार पर शादी का दबाव भी बना रहा था, जिसकी शिकायत परिजन ने थाने में कर रखी थी। गुरुवार को पूनम कॉलेज से अपने भाई के साथ घर लौटी, तभी घर के बाहर घात लगाकर बैठे रोहित ने पूनम की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नज़दीक से एक पिस्टल से गोली मारी है और उस पिस्टल को वहीं पे छोड़ के भाग गए हैं। इस दौरान उसके लड़की के पूनम के जो है मदर और ब्रदर भी आ गए थे, उनको भी शायद पत्थर फेंक के मारा है, लेकिन तब तक वो भाग गए थे। इसकी स्पॉट पे डेथ हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।